जय हिंद साथियों, सक्सेस कैरियर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जो है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें से अभी हमने 2 पार्ट हमने इसका पढ़ा दिया है और ये हमारा तीसरा पार्ट है आज हमारा, और क्लास 10वां क्लास है ये। और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत में। आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस से, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? प्रेरणिक प्रतिघात से हम आज का क्लास शुरू करेंगे। तो दोस्तों एकदम बने रहिए आप लोग एकदम शुरू से लेकर के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? कल हमने क्या बताया था? इंडक्टेंस वगैरह बताया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए, प्रत्यावर्ती यानी कि एसी इलेक्ट्रिक करंट, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, करंट के प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध, किसी कुंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध, उसका क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रतिघात, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली, कोई कुंडली होगा, यह कुंडली के द्वारा अगर प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध ही उसका प्रेरणिक प्रतिघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। अब देखिए, कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी कुंडली द्वारा, भाई अगर मान लीजिए कि अगर हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं, करंट प्रवाहित करने के बाद वो कुंडली द्वारा जो है विरोध अगर उत्पन्न हो, भाई सीधी सी बात है, जब प्रेरणिक जहाँ जो हमारा इंडक्टर होता है उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टिव जो है वो करंट का विरोध करता है, और उसी करंट को विरोध यहाँ पे कर रहा है, जिसको हम प्रेरणिक प्रतिघात के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी कुंडली में, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि किसी कुंडली में इंडक्टेंस एवं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, किसी कुंडली में इंडक्टेंस एवं इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात तभी तक अस्तित्व में रहता है। देखिए, तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि उसमें एसी प्रवाहित होती रहती है। क्या प्रवाहित होती रहती है? एसी प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, यदि कुंडली में डीसी प्रवाहित की जाए तो उसके इंडक्टेंस एवं इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों का मान शून्य होता है या शून्य हो जाता है। कहने का मीन्स है कि किसी कुंडली में इंडक्टेंस एवं इंडक्टिव रिएक्टेंस तभी तक अस्तित्व में रहता है जब उसमें एसी प्रवाहित किया जाएगा, यानी कि अल्टरनेट करंट प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, अगर उसमें डीसी प्रवाहित अगर किया जाए तो उस डीसी प्रवाहित करने के बाद जो उसमें इंडक्टेंस एवं इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वो उन दोनों का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वो शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। ये चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है। शून्य होता है, देखिए ये चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। कब शून्य होता है? जब उसमें डीसी प्रवाहित की जाए। किसमें? किसी कुंडली में डीसी प्रवाहित किया जाने के बाद उसमें जो इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा? बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अगर एसी प्रवाहित किया जाए तब तो शून्य नहीं होगा, लेकिन डीसी प्रवाहित किया जाएगा तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसका मीन्स है यहाँ पे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये इंडक्टेंस जो है, अगर इसमें अगर एसी प्रवाहित किया जाएगा तभी तक वो अस्तित्व में रहेगा, यानी कि कुछ काम करेगा। अगर डीसी किया जाए तो बिल्कुल वो शून्य हो जाएगा उसका मान। ठीक है, अब देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात का जो फार्मूला होता है वो XL = 2πfL होता है। क्या होता है? XL = 2πfL। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा F क्या है? F क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवृत्ति है, आवृत्ति है। ठीक है, और आवृत्ति को हम लोग जानते हैं कि उसको हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ठीक है, किस में? हर्ट्ज में मापते हैं। यानी कि देखिए एक्सेल हमारा क्या है? एक्सेल क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे आर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको चीज़ को याद रखिएगा। एक्सेल क्या है? हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एफ क्या है? हमारा
एफ क्या है हमारा, आवृत्ति जो कि हर्ट्ज में है, ठीक है। और हमारा एल क्या है, क्या है, इंडक्टेंस है। एल क्या है हमारा, इंडक्टेंस है। क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है हमारा, जिसको हम हेनरी में मापते हैं। किस चीज़ में, हेनरी में मापते हैं। इंडक्टेंस को हम किस चीज़ में मापते हैं, किस यूनिट में हम मापते हैं इंडक्टेंस को, यानी कि देखिए उसको मापते हैं हेनरी में। किस चीज़ में, हेनरी में, ठीक। तो एल हमारा क्या है आपका, इंडक्टेंस है, और एक्सएल क्या है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और एफ क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, जो कि हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हमारा क्या है, आगे हम इसमें पढ़ेंगे क्या चीज़, कि इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना, विद्युत धारा के मान की गणना, ठीक है। विद्युत धारा के मान की गणना हम पढ़ेंगे। क्या चीज़, इंडक्टर युक्त परिपथ में, कोई परिपथ होगा जिसमें इंडक्टर का उपयोग किया गया होगा, उसमें हम विद्युत धारा के मान का जो है गणना कैसे की जाएगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है इसका, आई एल इक्वल टू, यानी क्या, इंडक्टर में बहने वाली धारा इक्वल टू क्या होगा हमारा, भी वोल्टेज, भी हमारा वोल्टेज, और ये एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। आई एल इक्वल टू क्या होगा, आई एल इक्वल टू क्या होगा हमारा, आई एल इक्वल टू होगा भी बाई एक्सएल होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा आई एल क्या है, तो भाई इंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा है। क्या है, इंडक्टर में प्रवाहित होने वाली धारा है, और ये हमारा वी क्या है, तो ये वोल्टता है। क्या है, वोल्टता है, ठीक। और ये जानते ही है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। और देखिए इसका जो मात्रक होगा, इसका अभी हमने क्या बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को बताया था हमने क्या, 2 पाई एफ एल हमने बताया था, ठीक है। 2 पाई एफ एल क्या था आपका एक्स एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो देखिए, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है, देखिए इसको मैंने आपको बताया नहीं है, ओम होता है, ठीक। क्या होता है, ओम होता है। ओम का प्रतीक ये होता है, इसको ओम कहते हैं, ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, और ये वोल्ट होता है। क्या है, इसका वोल्ट होता है, भी का वोल्ट होता है, और इसका तो हमने क्या बताया, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा देखिए जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है उस पर एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक। फिर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा सवाल है, एक प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस मान की, इंडक्टेंस एक 100 मिली हेनरी का इंडक्टेंस है, ठीक है। एक चोक जो है 200 वोल्ट की वोल्टता पर, 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस मान की एक चोक है। क्या है, एक चोक है, 100 मिली हेनरी इंडक्टेंस मान की एक चोक है, जो 200 वोल्ट की वोल्टता पर, कितने वोल्ट की वोल्टता पर, 200 वोल्ट की वोल्टता पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले एसी स्रोत से जुड़ा है, ठीक है। एसी स्रोत से जुड़ा है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस तथा यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात तथा विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि अभी हमने क्या बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात बराबर क्या होता है, XL बराबर 2 पाई एफ एल होता है। क्या होता है, XL 2 पाई एफ एल होता है, ठीक। अब देखिए हमारा क्या क्या दिया है भाई, हमारा L का मान दिया है क्या है, 100 मिली हेनरी। L का वैल्यू कितना दिया है, 100 मिली
हेनरी दिया है। ठीक, अब इसको हम मिली से हटा देंगे, केवल हेनरी में लाएंगे, तो ये हमारा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1 हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.1 हेनरी। ठीक, आगे देखिए हमारा एफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज दिया है। कितना दिया है 50 हर्ट्ज दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है। और हमारा एल भी निकल गया और एफ भी दिया है। और हमारा निकालना है प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि एक्स एल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम वैल्यू रख देते हैं इस पर। क्या होगा देखिए एक्स एल इक्वल टू यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात बराबर 2 गुणे, अब पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, तो चलिए रख देते हैं 22/7 रख देते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारा दिया है 50 हर्ट्ज दे दें। और हमारा एल कितना आ गया है 0.1 दिया है, 0.1 दे दिया है। ठीक है, अब 0.1 यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कि 0 यहाँ पे है, तो हम अगर 0 काट देंगे और 0.1 में 10 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये पॉइंट हट जाएगा। तो चलिए पॉइंट हटाने के लिए हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, तो केवल हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए फिर से हम कर देते हैं इसको, ये 50 था और गुणे 0.1 है। ठीक है, देखिए इसमें भी 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं इधर। ठीक, पूरे के बटे में 10 से गुणा कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि 2 गुणे 22, ठीक है, और गुणे 50 और गुणे 1 और बटे में 7 गुणे 10। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब ये 7 कम 7 हो जाएगा, तो चलिए हम सबको गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 22 दूनी का 44 गुणे 5, कितना हो जाएगा 44 गुणे 5 और बटे में 7, तो 5 का 20 और 5 का 20 2 22 और बटे 7। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा 17 का 21, 7 या 21 बचेगा अभी 1 यानी कि 10, तो 7 एकम 7। ठीक है, फिर बचेगा हमारा क्या 1 हो जाएगा, तो फिर 7 एकम 7 यानी कि 31.1 जो होगा हमारा क्या होगा प्रेरणिक प्रतिघात होगा, 31.1 ओम होगा, प्रेरणिक प्रतिघात होगा। ठीक है, तो हमारा प्रेरणिक प्रतिघात कितना आ गया 31.1 ओम प्रेरणिक प्रतिघात आ गया। अब हमारा क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है विद्युत धारा का मान। तो दोस्तों विद्युत धारा का मान प्रेरणिक प्रतिघात में ज्ञात करने के लिए हम लोग अभी हमने क्या फार्मूला बताया था आप लोगों को, तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि IL इक्वल टू V/XL। क्या बताया था हमने IL इक्वल टू V/XL बताया था अभी हमने। ठीक है, तो देखिए IL का वैल्यू निकालना है, यानी कि विद्युत धारा का मान निकालने के लिए V हमारा वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है। कितना दिया है 200, तो लिख कर लीजिए यहाँ पे 200 और बटे में अभी हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL का वैल्यू हमने लाया कितना 31.1 लाया, कितना 31.1 लाया। ठीक है, अगर हम इसको भाग करेंगे तो दोस्तों इसको तुरंत आप लोग भाग कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करेंगे आप लोग तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.37 क्या आ जाएगा इसका 6.37 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6.37 एम्पियर। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस तो आ गया वैल्यू 31.1 ओम, और हमारा जो विद्युत धारा का मान है वो आ गया 6.37 एम्पियर आ गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बता दिया बिल्कुल कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और हमारा विद्युत धारा, उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के थ्रू विद्युत धारा का मान कैसे निकालते हैं उस चीज़ को फार्मूला के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल हमने समझा दिया, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मिटा के इसको। देखिए दोस्तों आगे हमारा है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ। देखिए दोस्तों शुद्ध इंडक्टिव परिपथ क्या कहलाता है हमारा, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ जो है कि ऐसा परिपथ जिसमें केवल इंडक्टर का प्रयोग किया गया हो या चोक का। ठीक है, केवल इंडक्टर या चोक युक्त परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है। देखिए हमने कल क्या बताया था, कल के वीडियो में हमने बताया था कि चोक क्या होता है, चोक क्या होता है। तो चोक हमने क्या बताया था कि इंडक्टर का समूह
इंडक्टर का एक यंत्र बना दिया जाए, एक समूह बना दिया जाए, वो चोक के रूप में काम करता है। ठीक, वो चोक होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि भाई चोक भी तो एक इंडक्टर ही है। ठीक है, चोक भी क्या है, एक तरह का इंडक्टर ही है। तो वही कह रहा है कि केवल इंडक्टर, केवल और केवल इंडक्टर या चोक जिस परिपथ में उपयोग किया गया हो या यूज किया गया हो, वो क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कहलाता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कि आगे हमारा है कि देखिए अगर इस परिपथ में, यानी कि ऐसा एक परिपथ होगा, अभी फिगर मैं बना के आपको बताऊंगा कि ऐसा अगर परिपथ है में विद्युत धारा, देखिए इस प्रकार के परिपथ में, यानी कि कैसा परिपथ में कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है कि विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा विद्युत वाहक बल से यानी कि ईएमएफ से, यानी कि वोल्टता से क्या होता है 90 डिग्री लैगिंग रहता है, यानी कि पिछड़ जाता है। क्या होता है, इससे पिछड़ जाता है। 90 डिग्री क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री पीछे रहता है, यानी कि पिछड़ जाता है, यानी कि लैगिंग करता है। ओके, चलिए हम फिगर के माध्यम से और उसको बिल्कुल डिस्क्राइब करके हम आपको आगे बताते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे मिटा के इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे जो है हमारा, इसको आपको देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कुछ समझा रहे हैं। ठीक, इस चीज को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। देखिए शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की हम बात कर रहे थे। तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में अभी हमने क्या बताया कि इसमें जो है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में जो है हमारा केवल इंडक्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, केवल इंडक्टर ही उस, देखिए शुद्ध परिपथ अगर प्योर जो सर्किट होता है, शुद्ध इंडक्टर यानी कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ जो होता है हमारा, उसमें केवल इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, या इंडक्टर के समूह को जो है एक यंत्र इंडक्टर के मिला करके, ठीक है, एक चोक बन जाता है या चोक का प्रयोग किया जाता है। और चोक के अलावा यानी कि इंडक्टर के अलावा और किसी चीज़ का प्रयोग ना किया जाए, तो वो परिपथ जो होता है हमारा प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है। ठीक है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ यानी कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ होता है। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार के परिपथ में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इसको बताना चाहते हैं कि ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन अभी देखिए कैसे बनता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस प्रकार के परिपथ में, किस प्रकार के परिपथ में, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में, यानी कि इस प्रकार के परिपथ में विद्युत धारा के पिछड़ने यानी कि लैगिंग, विद्युत धारा के पिछड़ने यानी कि लैगिंग में का कारण है, इस क्या है, लैगिंग का कारण है। अभी हमने क्या बताया कि 90 डिग्री पीछे पिछड़ जाता है। ठीक, तो देखिए कैसे क्यों होता है, देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार के परिपथ में विद्युत धारा के पिछड़ने का कारण है कि इंडक्टर में पैदा होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल, इंडक्टर में जो है अब पैदा होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी कि जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। फिर से सुनिए कि इस प्रकार के यानी कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा के लैगिंग होने का कारण है कि इंडक्टर में जो पैदा होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल है, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो जैसे ही विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होने वाला होता है, तो जैसे ही आरोपित विद्युत वाहक बल की क्रियाशील होता है, ठीक, उस पर आरोपित विद्युत वाहक बल क्रियाशील होता है, वैसे ही विरोध ईएमएफ क्या होता है, पैदा हो जाता है। क्या होता है, विरोध ईएमएफ पैदा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता है। और देखिए जब विरोध ईएमएफ जब पैदा हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ नहीं होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। और आधा धन चक्र पूर्ण होने पर जब ईएमएफ अपने अधिकतम मान पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है तो विरोधी ईएमएफ घटने लगता है और ठीक समय में परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा ईएमएफ से 90 डिग्री पिछड़ जाता है। देखिए अभी मैं इसको बिल्कुल फिगर से बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि इस प्रकार के परिपथ में विद्युत धारा के पिछड़ने का कारण है कि इंडक्टर में पैदा होने वाला विरोधी विद्युत वाहक बल। देखिए ये जो आपको ये कर्व लाइन है, जो डॉट डॉट कर्व लाइन है, ये जो हमारा क्या है,
बैक ईएमएफ है। क्या है? बैक ईएमएफ है। किसको दर्शा रहा है? ये बैक ईएमएफ को दर्शा रहा है। और ये किसको दर्शा रहा है? ये आपका ईएमएफ को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? विद्युत वाहक बल को दर्शा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि ये बैक ईएमएफ है, ये हमारा ईएमएफ है। ठीक है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे आगे देखिए कि जैसे ही आरोपित विद्युत वाहक बल, यानी कि ये आरोपित विद्युत वाहक बल क्रियाशील होता है, जैसे ही क्रियाशील होता है तो वैसे ही विरोधी ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या होता है? ये विरोधी ईएमएफ पैदा हो जाता है। जैसे ये क्रियाशील होने लगता है तो एक विरोधी ईएमएफ भी पैदा होने लगता है, हो जाता है, और विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ नहीं हो पाता है। अब देखिए आधे चक्र में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आधा धन चक्र पूर्ण होने पर जब ईएमएफ अपने अधिकतम मान पर पहुंचकर, अब ये ईएमएफ जो है अपना अधिकतम मान पर यहाँ पहुंचता है, तब जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देख रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री के बाद जो है हमारा यहाँ से धारा बहना प्रारंभ करेगा। धारा बहना 90 आधा चक्र पूरे होने के बाद, यानी कि ये देखिए इतना चक्र जो है, ये चक्र पूरा होने के बाद जो है इसके बाद से हमारा करंट जो है फ्लो कर रहा है। यानी कि आधा धन चक्र पूर्ण होने पर जब ईएमएफ अपने अधिकतम मान पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है, यानी कि ये देखिए ईएमएफ हमारा क्या है? ई मैक्सिमम। ठीक, ये ईएमएफ जो है अपना अधिकतम मान पर पहुंचने के बाद पहुंचकर स्थिर हो जाता है तो विरोधी ईएमएफ घटने लगता है। अब हमारा ये जो विरोधी ईएमएफ क्या होता है? वो घटने लगता है। ठीक है, विरोधी ईएमएफ क्या हो जाता है? बिल्कुल घटने लगता है। तो ठीक इसी समय में परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? विद्युत धारा प्रवाह हो जाता है कि प्रवाह का जो है विद्युत धारा बहने लगता है। देखिए यहाँ से विद्युत धारा बहने लगा हमारा। ठीक है, और ठीक समय में परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और इस प्रकार विद्युत धारा ईएमएफ से 90 डिग्री लैगिंग हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री पीछे हो जाता है। 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री के बाद हमारा क्या हो रहा है? देख रहे हैं ना, पीछे हो जा रहा है। 90 डिग्री क्या हो रहा है हमारा? अब 90 डिग्री क्या हो रहा है? पीछे हो रहा है। किससे पीछे हो रहा है भाई? तो देखिए इसमें क्या है कि ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे हो जाता है विद्युत धारा। अब हमारे ये ईएमएफ है और ईएमएफ से ये पीछे, देखिए ये पीछे की तरफ है ना, 90 डिग्री ये पीछे हो गया। 90 डिग्री हमारा क्या है? पीछे है भाई। 90 डिग्री के अंतर पे है, यहाँ की स्टार्ट हुआ है ये क्या? 90 डिग्री से। ये तो 0 डिग्री से ही स्टार्ट हो गया है, तो ये यहाँ स्टार्ट हुआ है 90 डिग्री के बाद से। ठीक, यानी कि ये 90 डिग्री ये लैगिंग में रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए, ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, देखिए फिर से ध्यान सुनिएगा कि ये हमारा ईएमएफ है। ठीक, ये हमारा क्या है? ईएमएफ है। ठीक, और आधा चक्र जैसे ही ये पूरा हो रहा है तो आधा चक्र के बाद हमारा यहाँ पे करंट प्रवाहित होने लग रहा है, और आधा चक्र से पहले इधर हमारा बैक ईएमएफ लग रहा था। क्या हो रहा था? बैक ईएमएफ लग रहा था। और जैसे ये 90 डिग्री के बाद से हमारा वो जो है 90 डिग्री के बाद से हमारा करंट प्रवाहित होने लग रहा है। तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो विद्युत धारा, देखिए अगर बोल देगा कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह जो है जो इस प्रकार की विद्युत धारा ईएमएफ से 90 डिग्री पिछड़ जाता है। तो देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा जो है ईएमएफ से कितने डिग्री पिछड़ता है, यानी कि लैगिंग में रहता है, तो कोण दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि 90 डिग्री के कोण पे हमारा क्या है? पिछड़ जाता है। 90 डिग्री पिछड़ जाता है किससे? ईएमएफ से हमारा क्या पिछड़ जाता है? करंट, यानी कि धारा पिछड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए और हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम आगे बताते हैं। देखिए मिटाने से पहले हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं कि कैसे 90 डिग्री हमारा ये पीछे जो है कि 90 डिग्री कैसे लैगिंग कर रहा है। देखिए मैं नीचे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको। देखिए थोड़ा छोटा ही बना देता हूँ इधर। ये हमारा ये ईएमएफ है। ठीक, ईएमएफ दिख रहा है आपको? ईएमएफ, और ये जो है हमारा क्या है? आई है करंट, आई है करंट, और ये नीचे है बैक ईएमएफ। देखिए डॉट लाइन है, ये बैक ईएमएफ है। मैं बी लिख कर कैसे ईएमएफ, देखिए मैं इसको बैक ईएमएफ होगा,
EB लिखा हूँ, बैक EMF। तो ये हमारा 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है। 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री पिछड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कि विद्युत धारा जो है EMF से 90 डिग्री पिछड़ जाता है। देखिए ये विद्युत धारा जो है EMF से 90 डिग्री पीछे है कि नहीं। तो ये 90 डिग्री पीछे है। तो इस डायग्राम से आपको देखिए, डायग्राम में भी दे देगा, ऑप्शन में डायग्राम बना के छोटा छोटा ऐसे ही इस प्रकार से दे देता है। तो आपको उस डायग्राम के माध्यम से चार गो डायग्राम दे देगा, उसमें से जो सही होगा उसको टिक करना होगा। ठीक है, अभी भी देखिए हम सारा जो भी अभी बता रहे हैं उससे हम अभी रिलेटेड जो है एसी एनालिसिस से हम क्वेश्चंस अभी करवाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जो कि प्रीवियस पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, उन सभी का जो है सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, आगे है शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए विद्युत धारा की गणना। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए विद्युत धारा की गणना कैसे की जाएगी, तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसको आप लोगों को याद रखना है। वो है I इक्वल टू E/XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं, या मैं क्या लिख सकते हैं, V/XL। ठीक है, यानी कि यह क्या है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए विद्युत धारा की गणना हम इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें शक्ति का, यानी कि पावर का बात करें, पावर का बात करें, तो पावर इक्वल टू इसमें होता है, क्या हो जाएगा, VI cos phi हो जाता है। क्या होता है, VI cos phi होता है। ठीक है, VI cos phi होता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में R बराबर 0 होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में R का मान जो है 0 होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो R का मान जब 0 होता है तो फिर क्या होगा भाई, जब R का मान 0 हो जाएगा तो cos phi बराबर, यहाँ से cos phi बराबर क्या हमारा निकलेगा, cos phi बराबर होगा R/XL। ठीक है, R क्या हो जाएगा, cos phi बराबर R/XL हो जाएगा। ठीक, तो cos phi बराबर R/XL है। तो अभी हमने क्या बताया कि जब प्रतिरोध शून्य होगा, तो R का अगर मान हम 0 रख देते हैं, R का मान अगर 0/XL कर देते हैं, तो ये cos phi का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पावर इक्वल टू अभी मैंने क्या बताया कि VI क्या होता है, VI cos phi, और R का मान 0 जब होगा, ठीक है, उसमें भाई ये शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में क्या होता है, R का मान जब 0 होता है तो cos phi बराबर R/XL निकलेगा। तो R का मान जब 0 होगा तो 0/XL इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे जब 0 होगा तो पावर क्या होगा भाई, तो फिर पावर हमारा क्या होगा, तो पावर इक्वल टू फिर होगा हमारा, पावर इक्वल टू होगा VI, और cos phi का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। V इंटू आई इंटू 0 इक्वल टू पावर 0, यानी कि शक्ति जो हो जाएगा, शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति का मान भी 0 हो जाएगा। शक्ति का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए विद्युत धारा की गणना में, या शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में पावर का जो है वैल्यू क्या होता है, तो पावर का वैल्यू जो होता है बिल्कुल 0 होता है। शक्ति का वैल्यू क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। तो 0 क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध जो होता है 0 होता है, इसलिए जो है उसमें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए हमारा जो पावर होता है, पावर का मान, पावर यानी कि शक्ति का मान हमारा 0 होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि
आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम इन सभी के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा उसका हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस के बाद हम आगे जो होगा कैपेसिटेंस, अभी रजिस्टर वगैरह बाकी है, आरएलसी है, मतलब आरएलसी, आरसी सीरीज, आरएल सीरीज, आरएलसी सीरीज, ये सब चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम ये इतना पढ़ाने के बाद अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये हमारा क्या है, पार्ट तीसरा है एसी एनालिसिस का। तो इसमें अभी हम कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आज हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे, कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन होंगे हमको लगता है। हम क्वेश्चन करते हैं और आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। आप लोग को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको बताएंगे, बिल्कुल समझा के बताएंगे। और क्वेश्चंस तो हम ऐसा उठा के लाए हैं जो कि आप लोग को बिल्कुल और बिल्कुल एकदम पिछले साल के पेपरों में से ही लाए हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल इससे अधिक नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा, इसी पे ही बनेगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पे बने रहें। तो चलिए हम आगे इसको मिटा के और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली में प्रेरकत्व निम्नलिखित, प्रेरकत्व जो है निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किसी कुंडली में जो प्रेरकत्व है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि वायर की टर्नों की संख्या पर, जो वायर होगा उसके टर्नों की संख्या पर, या वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर, और ये अपना सी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन है क्रूड की सामग्री पर, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी पर। तो देखिए दोस्तों कि किसी कुंडली में प्रेरकत्व जो है किस पर निर्भर करती है। किसी भी कुंडली में जो है प्रेरकत्व जो है वो क्या करती है, किस पर निर्भर करती है, तो वायर की टर्नों की संख्या पे। किस पे, जो वायर है उसकी टर्नों की संख्या पर भी निर्भर करती है। यानी कि ये पहला भी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन जो दिया है वो है कि वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, जो वायर है उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है, जैसे कि ये वायर है और इसका ये जो क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, इस पर भी यह निर्भर करता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, कि क्रूड की सामग्री पर। और क्रूड कैसा है, किस प्रकार का है, तो उस पर भी निर्भर करता है। यानी कि ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, यानी कि किसी कुंडली में प्रेरकत्व जो है वायर की टर्नों की संख्या पर भी निर्भर करती है, वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल भी निर्भर करती है, और क्रूड की सामग्री पर भी निर्भर करती है, यानी कि तीनों पर निर्भर करती है। इसलिए जो है इनमें से क्या हो जाएगा, सभी पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेरकत्व की इकाई या यूनिट क्या है। प्रेरकत्व की जो इकाई है या यूनिट वो क्या है। देखिए दोस्तों, प्रेरकत्व की जो इकाई है या यूनिट है वो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है, ओम दिया है, हमारा ऑप्शन ए में दिया है ओम, और ऑप्शन बी में दिया है मोह, और ऑप्शन सी में दिया है फैरड, और ऑप्शन डी में दिया है हेनरी। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था, पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि जो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है, जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग कितना होता है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग जो होता है, देखिए पहला ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है कि 1/√RC, और फिर 1/बी ऑप्शन है कि 1/μ0ε0, और सी ऑप्शन है कि 1/√LC, और अंडर रूट में ऑप्शन डी है कि अंडर रूट में μ0ε0। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार वेग, इसको याद रखिएगा, इसको बिल्कुल ही याद रखिएगा। ये एकदम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही बिल्कुल उठा के ये दिया गया है, और सेम डिट्टो क्वेश्चन जो है ये कई सारे एग्जाम में पूछ दिया गया है, और ये बिल्कुल ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग का जो प्रसार वेग है वो क्या है, 1/μ0ε0। इस चीज़ को बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
आगे हमारा है क्वेश्चन की लो पावर फैक्टर से कौन सी हानि होती है। देखिए अभी तो हमने आप लोगों को पावर फैक्टर पढ़ाया नहीं है, तो हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही अब दिया था तो हमने डाल दिया। तो अब इसको हम पावर फैक्टर को जो है हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या होगा। तो देखिए लो पावर फैक्टर में कौन सी हानि होती है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया है कि कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है और खर्च बढ़ जाता है, और ऑप्शन डी दिया है कि उपर्युक्त सब हो जाता है। तो दोस्तों लो पावर फैक्टर से देखिए हानि जो होती है वो देखिए कॉपर हानि के लो पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर लो रहता है, ठीक है, पावर फैक्टर लो रहेगा तो उसमें जो है कि कॉपर हानि भी बढ़ जाती है और टर्मिनल वोल्टेज कम भी हो जाता है और देखिए खर्च भी बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सब हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में, भारत में जो है आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में कितने प्रतिशत की छूट अनुमति है, कितने प्रतिशत की छूट की अनुमति है। तो देखिए यहाँ पे जो है भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में यानी कि फ्रीक्वेंसी के परिवर्तन में कितने प्रतिशत छूट की अनुमति है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए ए हमारा है 1% और बी है हमारा 6% और सी है ±5% और डी है ±3%। तो दोस्तों इस चीज़ को एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा ±3% छूट। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में जो है ±3% की छूट अनुमानित है। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत में फ्रीक्वेंसी का जो मान निर्धारित किया गया है वो है 50 हर्ट्ज निर्धारित किया गया। कितना, 50 हर्ट्ज। इसको याद रखिएगा, 50 हर्ट्ज जो है इंडिया में अनुमान निर्धारित किया गया है कि ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसी परिपथ में धारा की दिशा है, एसी परिपथ में धारा की दिशा है। देखिए ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है कि धन से ऋण, और ऑप्शन बी है हमारा हमेशा एक ही दिशा में, और ऑप्शन सी है हमारा क्षण क्षण में परिवर्तित, और ऑप्शन डी है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों एसी परिपथ में धारा की दिशा, हमने बताया था कि एसी का हमने डायग्राम बनाया था, साइनोसॉइडल वेव बनाया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि वो क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है, तुरंत एकदम परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी कि क्षण क्षण में परिवर्तित है। ठीक है, क्षण क्षण में परिवर्तित है। धन से ऋण तो है, ये है, लेकिन वो क्या चीज़ है कि एक बार नहीं ना केवल धन से ऋण में चला गया, ऐसा तो है कि नहीं, वो प्रक्रिया बार बार दोहरा रही है, यानी कि वो क्षण क्षण में परिवर्तित होता जा रहा है, बदलता रहता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा कि एसी परिपथ में धारा की जो दिशा हो जाएगी वो क्षण क्षण परिवर्तित यानी कि परिवर्तनशील है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए न्यूमेरिकल है, हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक तापक कुंडली में, एक तापक कुंडली है, एक तापक कुंडली में 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। एक तापक कुंडली है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे मान लीजिए हीटर वगैरह ही मान लीजिए, तो एक तापक कुंडली में 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है और कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है। अगर ये कुंडली है क्या चीज़ 100 वाट और 200 वोल्ट का, अगर है कि कुंडली को अगर 2 समान भागों में काट दिया जाता है और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत से समांतर में अगर जोड़ दिया जाता है, पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, अब उसमें प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन दे दिया है आपका, ए ऑप्शन दिया है कि 25 जूल पर सेकंड, और देखिए बी ऑप्शन है 100 जूल पर सेकंड, और सी है 400 जूल पर सेकंड, और डी ऑप्शन है 50 जूल पर सेकंड। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को आ रहा हो तो बिल्कुल इसको सॉल्व करिए, नहीं तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इसको मिटा लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे ये बताते हैं कैसे सॉल्व करके होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक तापक कुंडली में 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। क्या है, 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है। तो भाई एक कुंडली है, कुंडली को जो है, कुंडली में जो है 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है, और कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है। ठीक है, कुंडली को 2 समान भागों में काट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हमारा पावर कितना दिया है। पावर कितना दिया है, तो पावर कितना दिया है जी, 100
वाट दिया है। कितना दिया है? पावर 100 वाट दे दिया है। और हमारा V वोल्टेज कितना दिया है? 200 वोल्टेज दिया है। क्या है? 200 वोल्टेज दिया है। ठीक, तो हमारा एक फार्मूला होता है, हमने बताया था कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। क्या बताया था हमने? P बराबर वी स्क्वायर बाई आर बताया था हमने। तो यहाँ पे जो है, एक मिनट, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, दिक्कत हो रही है बोलने में। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला जो है P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, देखिए V का वैल्यू कितना दिया है? 200। तो 200 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 200 गुणे 200 अब बटे में R दिया है, और P का जो मान है 100 दे दिया है। ठीक, तो 0 से 0 ये कट जाएगा, और R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200 ओम आ जाएगा। जब हमारा यहाँ से R का वैल्यू निकल गया, तो अब क्या कह रहा है कि दो समान भागों में काट दिया जाता है, तो दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत से समांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उस टुकड़ों को उसी समांतर अब जो टुकड़ा बना है, जैसे क्या बोल रहा है कि भाई 100 वाट का है, और क्या कर रहा है कि एक तापक कुंडली में 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है, तो कुंडली को दो समान भागों में काट दिया जाता है। जब दो समान भागों में काट दिया, पहले तो इसका अब डायग्राम देख लीजिए। एक कुंडली बनाया गया है, मान लीजिए ऐसे कुछ, और इसमें 100 वोल्ट दे देते हैं, ये 200 वाट का है। ठीक, जब हमने इस प्रकार से दे दिया, तो अब कह रहा है कि अगर इसमें दो भागों में बांट दिया जाए, तो भाई जब दो भागों में बांटा जाएगा, तो पहले देख लीजिए कि हमारा आर का, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है? 200। देखिए 2 दूनी का 4, ये हमारा क्या होगा? 400 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? देखिए 200 गुणे ये 2 है, क्योंकि यहाँ पे 200 गुणे 200 था, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, और 200 दूनी का ये 400 हो जाएगा। आर का वैल्यू, सॉरी, देखिएगा इसको, 400 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। आर का मान क्या आएगा? 400 आ जाएगा। तो भाई जब 400 आ गया, तो इसको समांतर में अब जोड़ेंगे। तो समांतर में देखिए जोड़ते हैं भाई, देखिए कुछ इस प्रकार से जुटेगा। जब 400 है तो समांतर में जोड़ेंगे इसको, दो भागों में बांट करके, तो दो भागों में बांटेंगे, तो ये 400 है, तो 200 ये हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा। ठीक, जब 200 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना है? 100 वोल्ट देंगे, 100 वोल्ट देंगे यहाँ पे। ठीक, वोल्टेज स्रोत हमारा 100 वोल्ट दिया गया है। तो भाई जब 200 और 200 ये दे दिया, तब यहाँ से हमारा जो क्या निकलेगा, यहाँ से हम क्या पूछा है कि कुंडली अंकित है, कुंडली को दो समान भागों में काट दिया जाता है, और दोनों टुकड़ों को उसी स्रोत से समांतर में जोड़ दिया जाता है। अब उसमें प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा देखिए, प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा। तो जब प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा जो है, उसका फार्मूला होता है। अब उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से, देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। पहले तो यहाँ से हम निकालेंगे, जब हमारा आर निकला है और वी दिया है, तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, ओम के नियम से V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ से आई निकालेंगे हम, तो V बाई आर हो जाएगा, और आई का मान यहाँ से क्या आएगा? V का वैल्यू कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया है, और हमारा यहाँ पे, अच्छा, V इक्वल टू आई इंटू आर, और I इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा I का मान क्या आ जाएगा? V का वैल्यू कितना दिया है? 100 दे दिया है, और R का वैल्यू कितना दिया है? ये देखिए, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो जब ये सॉल्व इसको करेंगे, तो 200 इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये प्रतिरोध है आपका, तो इसका हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आप लोगों को बताया था कि अगर दो समांतर में कोई दिया है, तो दो समांतर में देगा, तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि 200 गुणे 200 गुणे 200 अब बट्टे में
200 प्लस 200, क्या बताया था हमने कि R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक। तो उसी फार्मूले से हम इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा 200 200 400 हो जाएगा। जब ये 400 हो जाएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा 400 में, ठीक। इसको मैं लिखता हूँ 200 200 डायरेक्ट 400 लिख देता हूँ, ठीक है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और यहाँ से क्या कितना निकलेगा आपको, 2 2 का 4, यहाँ पे 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ देखिए यहाँ पे इसको फिर से करते हैं, इसको मिटा के करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है इधर। देखिए आर इक्वलेंट निकालेंगे यहाँ से हमारा, तो निकलेगा क्या, 200 गुणे 200 और बटे में 200 प्लस 200, ठीक है। तो 200 200 और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये क्या है 400 है, तो 200 गुणे 200 और बटे में नीचे क्या हो गया 400, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 5 20 और 50 दूनी का 100 आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर का मान 100 ओम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमारा जो आर इक्विवेलेंट निकल के आया 100 ओम, आर इक्विवेलेंट जो हमारा 100 ओम निकल के आया, तो भाई V इक्वल टू आई इंटू आर से, तो V का मान तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे कितना दिया है, देखिए यहाँ पे ये तो 100 वाट दिया है और ये क्या है, ये 200 वोल्ट दिया है। तो देखिए V का जो मान दिया है वो दिया है कितना, 200, कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है, अब बटे में R का मान हमने क्या लाया 100 ला दिया, ठीक। तो ये डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि I बराबर कितना आ जाएगा, धारा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धारा का मान 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई हमारा क्या क्या निकला, I निकल गया 2 एम्पियर, क्या निकल गया 2 एम्पियर निकल गया, धारा का मान हमारा 2 एम्पियर आ गया। देखिए अब धारा का मान जब हमारा निकल गया 2 एम्पियर, तो देखिए कुंडली से निकलने वाली जो ऊर्जा होगी, कुंडली से निकलने वाली ऊर्जा होगी वो E बराबर क्या होता है, E बराबर I स्क्वायर RT होता है, क्या होता है I स्क्वायर RT, E बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT, यानी कि कुंडली से निकलने वाली ऊर्जा, कुंडली से निकलने वाली ऊर्जा, कुंडली से निकलने वाली ऊर्जा जो है E बराबर क्या होती है I स्क्वायर RT। तो भाई यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो I स्क्वायर यानी कि I का मान 2 है, तो रखिए चलिए 2 का मान 2 दूनी का 4 अगुणे R का मान हमने क्या लाया 100 ला दिया, तो ये 100 हो गया। और T का वैल्यू क्या रखेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा, तो देखिए प्रति सेकंड यानी कि T का वैल्यू हम 1 सेकंड रखेंगे, तो 4 गुणे 100 400 गुणे 1 यानी कि 400 आ जाएगा, ऊर्जा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। जब 400 हमारा ऊर्जा आया, 400 हमारा क्या आ गया ऊर्जा आया, तब इसको जो है अब प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा हो जाएगी प्रति सेकंड हमारा, अब देखिए 1 सेकंड में कितना जा रहा है, तो ये तो पूरा हमारा ऊर्जा निकल गया, तो E/T यानी कि प्रति सेकंड, तो 400 बटे 1 इक्वल टू 400 जूल प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा 400 जूल प्रति सेकंड। तो हमारा ऊर्जा जो कितना निकलेगा 400 जूल प्रति सेकंड। तो अब उसमें जो है प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा जो है 400 जूल प्रति सेकंड निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए किस में है 400 जूल प्रति सेकंड, तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है 400 जूल प्रति सेकंड दिया है, ऑप्शन सी जो है 400 जूल प्रति सेकंड दे रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 3 कला आपूर्ति तंत्र में
तीन कला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन कितना होगा। ठीक है, कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो देखिए दोस्तों कि तीन कला आपूर्ति तंत्र में कलाओं के मध्य कोणीय विस्थापन जो है कितना होगा। जब दे दिया है कि तीन कला यानी कि त्रिकला दे दिया है तीन कला, तो बताइए कि टोटल जो है एक बिंदु पे वही टोटल हमारा एक चक्कर पूरा हो रहा था किस में, सही साइनसोइडल वेव में कितने डिग्री पे एक चक्कर पूरा कर रहा था, एक साइकिल 360 डिग्री पे। जब 360 डिग्री पे एक चक्कर हो रहा था तो कह रहा है कि तीन कला, तो तीन कला में क्या है, तो 3 से भाग दे दीजिए बस यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 और ये 0, 120 डिग्री, यानी कि कोणीय विस्थापन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 एम्पियर धारा का वाहक, 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व जो है निम्न की ऊर्जा संचित करेगा। कौन से किसका जो है ऊर्जा संचित करेगा। तो देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा है 3 वाट और ऑप्शन बी है 9 वाट सेकेंड और ऑप्शन सी है 3 जूल और ऑप्शन डी है नॉन। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका एक हमने आपको फार्मूला बताया था, इसका हमने एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था कि प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, देखिए प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा जो होता है L इक्वल टू प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा होता है L I 1/2 Li1 स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा मैं मिटा के फिर से देता हूँ, IL 1/2 IL स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है E इक्वल टू क्या होता है हमारा क्या होता है E इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। क्या होता है 1/2 Li स्क्वायर होता है, 1/2 Li स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसी अब जो थोड़ा पानी पी लेता हूँ अभी करता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब देखिए 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगा। एक हेनरी प्रेरकत्व, एक हेनरी प्रेरकत्व देखिए 1/2 और L का मान कितना दिया है 1 हेनरी, तो भैया यह हमारा गुणा 1 हो जाएगा और I का जो दिया है वैल्यू 3 एम्पियर दिया है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। जब 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि देखिए 9 का आधा करेंगे तो 4.5, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 Li स्क्वायर, तो 1/2 L का वैल्यू 1 दिया है और ये 3 दिया है I का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 से यहाँ से भाग देंगे इसको तो 4.5 हो जाएगा। तो इसका जो है कितना हो जाएगा 4.5। देखिए ऑप्शन में 4.5 नहीं दिया है, ठीक, इसको ऑप्शन में 4.5 देना चाहिए। ठीक, ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका 4.5 जूल होगा। ठीक है, इसका जो है 4.5 जूल होगा, यहाँ पर नॉन ऑप्शन नहीं है, 4.5 जूल है, 4.5 जूल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही कर लीजिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 4.5 जूल जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एसी संकेतन का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, तो इसका चरम मान बोले तो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि शिखर मान, उसका मैक्सिमम वैल्यू यानी कि VM। ठीक है, VM, तो चरम मान जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 6.37 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 141 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 14.14 वोल्ट और ऑप्शन डी दिया है नॉन। तो देखिए दोस्तों इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हमने आपको एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था कि VRMS बराबर V मैक्सिमम।
क्या बताया था, वी आर एम एस बराबर वी मैक्सिमम रूट में 2 होता है। वी आर एम एस बराबर वी मैक्सिमम बाई रूट में 2 होता है। तो भैया यहाँ पे हमारा क्या दे दिया है कि आर एम एस मान अगर दे दिया है, आर एम एस मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं 10 वोल्ट, ठीक, और 10 वोल्ट रख लेते हैं और इसका चरम मान जो है क्या होगा उसका रखते हैं, चरम मान का वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पे एसी संकेतन का आरएमएस मान 10 वोल्ट है, तो हमने आरएमएस मान जो है रख लिया। क्या चीज़, इसका चरम मान क्या होगा। तो जब चरम मान पूछ रहा है तो यहाँ पे अंडर रूट क्या होता है, रूट 2 होता है, ठीक। तो वी आरएमएस बराबर देखिए यहाँ से निकालेंगे वी मैक्सिमम बराबर, तो वी आरएमएस इंटू रूट 2 बराबर वी मैक्सिमम। तो क्या, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10, देखिए अंडर रूट का वैल्यू जो है कितना होता है, अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना है, 1.414 होता है, ठीक। तो अंडर रूट 2 का जो वैल्यू है 1.41 होता है, इसमें 10 से गुणा है, तो 10 से गुणा है तो क्या हो जाएगा हमारा 14.14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14.14 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 14.14 वोल्टेज का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 100 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध होगा। 100 वाट और 200 वोल्ट, तो भाई 100 वाट और 200 वोल्ट, तो अभी हमने क्या, अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था और इसका फार्मूला जो है अभी आपको बताया था। आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, R = V²/P, R = V²/P, ठीक है। प्रतिरोध का मान कैसे आ रहा था यहाँ से कि R बराबर V²/P। तो देखिए V का वैल्यू कितना दिया है, V का वैल्यू जो दिया है कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, ठीक है, 200 वोल्ट दिया है। तो 200 × 200 बट्टे में P दिया है 100 वाट, P कितना दिया है 100 वाट। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी का 400, तो यहाँ पे 400 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, 400 ओम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 400 ओम, ठीक है। तो फार्मूला वगैरह आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ताकि फार्मूला पे कोई भी क्वेश्चन है ऐसा कोई भी, देखिए जितना भी है भी आरएमएस का निकालने के लिए या आर निकालने के लिए या पावर या वोल्टेज या मतलब पावर वोल्टेज शक्ति कुछ भी निकालने के लिए, देखिए जितना भी हमने मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, या कोई भी जैसे कि 3 कला आपूर्ति तंत्र में अगर ये पहला क्वेश्चन हमारा 120 डिग्री या प्रेरकत्व तो जो है सबका, देखिए जितना भी हम बता रहे हैं, जैसे कि मात्रक हो गया, किसी का फार्मूला हो गया, किसी का मतलब कि बोले तो आरएमएस वैल्यू वगैरह, तो जितना हम बता रहे हैं इस चीज़ को देखिएगा। अगर आप बिल्कुल किसी भी बुक से उठा के देखिएगा या किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिएगा तो सारा क्वेश्चन लगभग यहीं से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है या कैसा होता है। उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है या क्या है। तो देखिए उच्च आवृत्ति पर जो प्रेरक प्रतिघात का मान होता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो मान होता है, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बराबर क्या होता है, देख रहे हैं ना जी नीचे, XL का मान क्या होता है, 2πfL होता है, 2πfL होता है। देखिए 2πfL होता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान जो होता है 2πfL होता है। और यहीं पे अगर बात किया जाए, अभी तो धारिता नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि XC यानी कि धारिता बराबर क्या होता है 1/2πfL, 2πfL। तो देखिए अगर दोनों से तुलना कराया जाए तो देखिए बड़ा कौन सा है, अधिक कौन सा है, तो भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है और ये कैपेसिटेंस का हिस्सा जो है यानी कि धारिता जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है, ऑप्शन के अनुसार उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान जो है बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू 2πfL और यहाँ पे धारिता बराबर जो होता है 1/2πfL होता है, ठीक है, 2πfL होता है, ठीक है। दिख रहा है ना जी आपको,
देखिए मैं मिटा के ले देता हूँ। धारिता बराबर धारिता बराबर 1/2 पाई एफ एल। ठीक है, चलिए इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करता है? ठीक है, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करता है? तो भाई हम वही तो पढ़ रहे हैं। किसका? ऑप्शन ए देखिए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रेरकत्व, ऑप्शन सी धारिता और ऑप्शन डी प्रेरकत्व और धारिता। तो हमने क्या पढ़ाया था थ्योरी में? हमने क्या पढ़ाया था कि कह रहा है कि क्या पढ़ाया था कि प्रेरकत्व जो है कौन सा परिपथ घटक, यानी कि प्रेरकत्व वाला घटक, यानी कि प्रेरकत्व जिसमें लगा हो वैसा परिपथ धारा के बदलाव का क्या करता है? विरोध करता है। तो वो होता है हमारा प्रेरकत्व। और ये प्रेरकत्व यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी में जो है प्रेरकत्व है और ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा प्रेरकत्व। ठीक है, इंडक्टेंस या प्रेरकत्व, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसी संचरण की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव होता है। तो देखिए दोस्तों, एसी संचरण की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना का प्रभाव क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, कैसा होता है? तो सबसे पहले कम ज़्यादा का चक्कर में ना पड़े, सबसे पहले ये जाने आप लोग कि कोरोना होता क्या है। ठीक है, कोरोना ये मत समझिएगा कि कोरोना जो अभी जो कोरोना वायरस चला था तो वो कोरोना, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। एसी में कोरोना क्या होता है? तो आप लोग ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग देखे होंगे जो उच्च वोल्टता का होता है, तो आप लोग जो बड़ा बड़ा टावर होता है, जो खंभा होता है, उसमें देखिए जैसे वायर गया रहता है, ऐसे वायर गया रहता है, तो आप लोग देखेंगे कि हाई उसमें जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज और वो के वजह से उसमें साइड में जैसे कि जो नमी है, हमारा जो वायुमंडल में नमी है, नमी के कारण जो हाई टेंशन वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज का वायर होता है, उसके चारों तरफ कुछ नीले कलर का धुंध टाइप का, प्रकाश टाइप का आपको दिखता है। ठीक है, उस तार के आसपास में क्या दिखता है? नीले कलर का एक प्रकाश के रूप में दिखता है, उसी को हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? हम कोरोना कहते हैं। तो क्या यहाँ पे सवाल दे रहा है कि एसी संचरण की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव क्या होता है? तो देखिए एसी देखिए ये चीज़ कोरोना जो है केवल और केवल एसी ही संचरण में होता है, एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, क्योंकि जो बड़ा बड़ा टावर होता है उसमें जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट ही जाता है, यानी कि एसी के माध्यम से उसमें करंट जाता है। तो यहाँ पे जो कोरोना का प्रभाव जो होता है वो एसी में ज़्यादा होता है। तो यानी कि डीसी संचरण में कोरोना का प्रभाव क्या कर रहा है कि एसी संचरण की तुलना में डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव, तो डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और एसी में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि डीसी संचरण में कोरोना प्रभाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अगला जो है हम लोग अभी प्रत्यावर्ती धारा ही पढ़ेंगे और उसमें जो है अभी हम धारिता वगैरह, पावर फैक्टर वगैरह अभी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या है। तो चलिए, वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा होता है। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, ए फेज में होता है, ऑप्शन बी लीडिंग में होता है, ऑप्शन सी लैगिंग में होता है, ऑप्शन डी विपरीत फेज में होता है। तो अभी जस्ट हमने अभी बताया था, ये वीडियो शुरू में ही जब हमने शुरू किया था तो थ्योरी में ही बताया था हमने कि क्या बताया था कि वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक में धारा 90 डिग्री लैगिंग पे होता है। 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री लैगिंग पे होता है। क्या होता है? 90 डिग्री लैगिंग पे होता है। 90 डिग्री लैगिंग पे होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा जो होता है 90 डिग्री लैगिंग होता है, यानी कि पीछे होता है। अभी हमने बताया ना कि 90 डिग्री पीछे होता है।
ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल नोट करके रखिएगा और बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो में क्वेश्चन और थ्योरी क्लास का सिलसिला यहीं पे अभी समाप्त करते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर में और इसी चैप्टर के साथ कुछ अन्य टॉपिक पे हम लोग देखेंगे, अन्य टॉपिक पे बात करेंगे, अन्य टॉपिक को समझेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स के लिए ये जो हमारा सक्सेस कैरियर यूट्यूब पे ये जो हमारा चैनल है सक्सेस कैरियर के नाम से, इसको सर्च करिएगा जाके यूट्यूब पे सक्सेस कैरियर, और सक्सेस कैरियर जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के सारा जो है हमारा इलेक्ट्रिशियन का फुल कोर्स अभी चल रहा है जो प्रेजेंट में, ये सारा उसमें वीडियो अवेलेबल है। आप जा करके इससे पहले वीडियो देखिए, सब कुछ एकदम एक एक लाइन से उस चीज़ को समझिएगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में, चाहे कैसा हो भी एग्ज़ाम हो, जो जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्वेश्चन आते हो, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं आप लोग, और इस चीज़ को जो है अपने जीवन में उतार लीजिए। जीवन में उतारने का मतलब ये है कि पूरे अपने पढ़ाई पीरियड में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को समझने के लिए इस चैनल के माध्यम से हमारा ये इलेक्ट्रिशियन कोर्स जो है फुल कोर्स एकदम आप लोगों को हम लेके हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के सामने बिल्कुल समक्ष हम लोग आपके समक्ष जो है हम लोग लेके आ चुके हैं। और ये हमेशा जब तक ये जो है अब पेपर नहीं हो जाता है, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है ALP टेक्नीशियन का, तब तक हम लोग बल्कि देखिए वीडियो पूरा हम लोग बिल्कुल तैयार कर देंगे और आप लोगों का बिल्कुल साथ रहेंगे। और जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को लगे रहना है, और लगे रहते हुए आप लोगों को एकदम बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देखना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम एक नए जोश और नए उमंग के साथ और नए क्वेश्चनों के सिलसिले के साथ और नया थ्योरी के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।